कटरीना गजल लिख रही हैं या फिर नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कटरीना रोमांटिक पोएम्स को गिफ्ट करना चाहती हैं। लेकिन किसे करेंगी गिफ्ट? चलिए कटरीना को 5 मिनट दे देते हैं और उन 5 मिनट में हम गैस करते हैं कि आखिर किसे देंगी कटरीना रोमांटिक पोएम्स। रणबीर? अरे अगर रणबीर का नाम ले लिया तो ये नाराज हो जाएंगे, और अगर सलमान का नाम लिया तो फिर रणबीर को अच्छा नहीं लगेगा। चलिए कटरीना बता ही दीजिए किसे करेंगी गिफ्ट? I will buy a few copies, or I will request for a few copies now, distribute it to all the unmarried people in the industry. वाह कटरीना, आपके जवाब के क्या कहने। सलमान और रणबीर में जो कॉमन है आपने तो वही कैरेक्टरिस्टिक बता दी। वैसे कटरीना यही नहीं रुकी, उन्होंने तो ये भी बताया कि प्यार बहुत खूबसूरत है। I think that there is nothing more beautiful than love. I think that there is nothing more beautiful than love. ठीक है कटरीना, आप प्यार की बातें बोलते जाइए, क्योंकि आपके दोनों बॉयफ्रेंड्स, हमारा मतलब अनमैरिड बॉयफ्रेंड्स खुश होते रहेंगे कि शायद आप उन्हीं के लिए बोल रही हैं। Coming up ahead in this segment, सलमान ने कहा शाहरुख बदल गए हैं, and first on Zoom, कंगना अब नहीं है सिंगल। सलमान खान कल तक आईटी डिपार्टमेंट से हिसाब मांग रहे थे, लेकिन आज वो खुद सोशल नेटवर्किंग साइट पर पाई का हिसाब लिख रहे हैं। आखिर क्या हो सकती है इसकी वजह? सलमान की दोस्त कटरीना कैफ के घर रेड क्या पड़ी, सलमान खान का खून खोल गया। सलमान ने इस रेड को लेकर अपने फैंस और दुनिया को ये बता दिया था कि कटरीना के हर आंसू का हिसाब सलमान लेने को तैयार हैं और उन्हें ये जानने का हक है कि रेड आखिर की गई तो क्यों की गई। लेकिन सलमान के इस बयान के चंद घंटों बाद ही सलमान के एक दूसरे बयान से उनके पलटवार पर सवालिया निशान सा लगता दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि हम आपको कुछ बताएं, खुद सलमान के मुंह से ही सुन लीजिए कि उनके बीइंग ह्यूमन चैरिटेबल ट्रस्ट का पूरा फंडा क्या है। I will tell you what the funda is. That charity is 76%, the rest is watchmaker. लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही है सलमान कि आखिर कटरीना के घर रेड को लेकर RTI एक्ट के इस्तेमाल जैसे दबंग बयान देने के चंद घंटों बाद ही आपको अपनी चैरिटी का पूरा हिसाब किताब देने की क्या जरूरत पड़ गई। क्या सलमान से उनकी चैरिटी की ओवरऑल इनकम और परसेंटेज के बारे में किसी ने पूछा था? और अगर पूछा भी था तो फिर चैरिटी का पूरा हिसाब किताब एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट करने की क्या जरूरत थी सलमान को? सलमान के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि सलमान खान भी कटरीना और प्रियंका के घर पड़ी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड के बाद अब अपने सारे एसेट्स और इनकम का पूरा हिसाब किताब रेडी करके बैठे हुए हैं। और तो और सलमान ने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट का भी पूरा लेखा जोखा तैयार कर लिया है कि अगर बाय चांस आईटी वाले उनसे उनकी चैरिटी के बारे में भी पूछे तो वो अपने जवाब के साथ पहले से ही तैयार रहें। Coming up ahead in this segment, कौन है विपाशा का अजब गजब फेवरेट को-स्टार? सलमान ने एक बार फिर शाहरुख को लेकर अपनी भड़ास निकाली है। सलमान ने कहा है कि एक वक्त में उन्हें सर जी बोलने वाले शाहरुख अब बदल चुके हैं। सलमान और शाहरुख के बीच डिफरेंसेस तो सबको पता हैं, लेकिन इन डिफरेंसेस से पहले इंडस्ट्री में शाहरुख से सीनियर सलमान को शाहरुख किस नाम से बुलाते थे ये शायद ही आपको पता हो। मीडिया में छपे एक इंटरव्यू की माने तो सलमान के मुताबिक जब शाहरुख अपने स्ट्रगलिंग डेज में थे तो वो उन्हें काफी इज्जत देते थे और अपने गुरु जैसा मानते थे। सलमान ने इंटरव्यू में आगे कहा कि शाहरुख खान सलमान को उनके नाम से नहीं बल्कि सीनियरिटी के आधार पर सर कहकर बुलाते थे। शाहरुख खान was like my brother. He used to call me sir during his struggling days. सलमान ने शाहरुख के कुछ और राज दुनिया के सामने खोलकर रख दिए। सलमान ने कह दिया कि उन्होंने शाहरुख का वो दौर भी देखा है जब वो काम के सिलसिले में इधर उधर भटकते रहते थे। I have seen SRK go from door to door asking for work. He has become a different person now. सलमान और शाहरुख ने एक साथ कई धमाकेदार फिल्मों में काम किया था, लेकिन वो दिन दोनों की दोस्ती के हुआ करते थे। 3 साल पहले हुई दोनों में दुश्मनी के बाद दोबारा दोस्ती को लेकर जब सलमान से पूछा गया तो उनका जवाब ये था, Only God can come and make us friends again, and that is not happening. तो जनाब सलमान ने साफ कर दिया है कि दोस्ती के कनेक्शन का स्विच अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है और अब शायद ही ये स्विच कभी दोबारा ऑन हो।
कटरीना कैफ तो आईटी रेड के बाद मीडिया में सामने आ गई, लेकिन प्रियंका चोपड़ा बचती फिरी। आईटी रेड की और भी क्या है अपडेट्स, बता रही है हमारी ये स्टोरी। 5 दिन पहले कटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा के घर पड़ी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड को लेकर दोनों एक्ट्रेसेस की तरफ से मीडिया में बयान जारी किया गया है। प्रियंका के स्पोक्स पर्सन के मीडिया में छपे बयान के मुताबिक कहा गया है, वी डिनाई द मेनी मैलिशियस र्यूमर्स बीइंग स्प्रेड इन द मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ सम अनआइडेंटिफाइड सोर्सेस। प्रियंका चोपड़ा के घर से करीब 6 करोड़ रुपए की अनअकाउंटेबल इनकम की बरामदगी को लेकर आई खबरों के बारे में साफ किया गया है कि ऐसी सभी खबरें गलत हैं। नो अनअकाउंटेड कैश वाज सीज्ड फ्रॉम हर रेजिडेंस। वैसे इससे पहले कटरीना की तरफ से भी बयान आया था कि उनके घर से भी किसी तरह का कोई अनअकाउंटेड कैश बरामद नहीं किया गया। बहरहाल टैक्स रेड के बाद कल दोनों एक्ट्रेसेस ने पहली बार पब्लिक अपीयरेंस किया। कटरीना ने जहां एक बुक लॉन्च में हिस्सा लिया, वहीं प्रियंका पहुंची एक अवार्ड फंक्शन में। लेकिन प्रियंका कैमरे की नजरों से बचकर फंक्शन में पहुंची थी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जूम ने आईटी डिपार्टमेंट के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल से भी बात की। उन्होंने कटरीना प्रियंका के घर हुई रेड को लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया कि चाहे फिल्म स्टार हो या फिर कोई और, टैक्स चोरी के मामले को लेकर किसी को भी बख्शा नहीं जाता। About any individual case, so I would rather be reluctant to comment. वो सोर्स अगर बताता है वो लेजिटिमेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो इनकम टैक्स जो है उसके जो प्रोविजंस है उसके बेसिस पर जो लीगल एक्शन हो सकती है, कानूनी कार्रवाई जो हो सकती है वो कर लेते हैं। फिलहाल कटरीना और प्रियंका के घर हुई रेड का मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है और आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है। कटरीना और प्रियंका के घर आईटी रेड के मामले की पूरी अपडेट आप देख सकते हैं आज रात 10 बजे पी टुनाइट में। कंगना अब नहीं है सिंगल, चौंक गए ना आप? वेल, खुद सुनिए कंगना के इस कन्फेशन के बारे में। कंगना रन आउट हो गई है इंस्पायर कटरीना कैफ से और खेल रही हैं माइंड गेम्स मीडिया के साथ। हाल ही में जूम को दी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कंगना ने बताया कि शी माइट नॉट बी सिंगल एंड दैट मीडिया इज इग्नोरेंट अबाउट इट। Maybe I'm not, maybe you don't know about it. और इतना बोलकर कंगना ने बात हंसकर टाल दी। और इतना ही नहीं, उसके बाद मीडिया को चैलेंज भी कर दिया कुछ इस तरह। You thought you were smart. वेल, अध्ययन के अध्याय के बाद कंगना अगर आप अब भी सिंगल नहीं है तो ये आपके लिए अच्छा ही है। वैसे कहीं ये आपकी आने वाली फिल्म तनु वेड्स मनु के लिए पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? क्या हो गया है बिपाशा को? शी प्रेफर्स सिकंदर खेर ओवर अभिषेक एंड नील। व्हाई दिस सडन फॉन्डनेस फॉर सिकंदर, वी वंडर। बिपाशा ने इस बार हमें सच में शॉक कर दिया। रिसेंटली बिपाशा ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक पिक्चर के साथ पोस्ट किया कि सिकंदर खेर उनके फेवरेट को स्टार हैं और इसी मूवी में उनके साथ अभिषेक बच्चन और नील नितिन भी हैं। वैसे अगर जॉन और सिकंदर को कंपेयर भी किया जाए तो डेफिनेटली जॉन हैज एन अपर हैंड। Besides being hotter, बिब्स जॉन के साथ काफी अच्छी भी लगती हैं। मगर ये तो हमारी सोच है। लेकिन बिपाशा, जरा ये बता दीजिए कि आपने ऐसा क्या देखा सिकंदर में जो आपके फैंस और शायद आपकी जान जॉनी बॉय बिल्कुल नहीं देख पाए। शाहरुख खान को जब पारो नहीं मिली तो वो चंद्रमुखी के पास चले गए। जी हाँ, जूम को न्यूज मिली है कि ऐश्वर्या के मना करने के बाद शाहरुख अब माधुरी के साथ फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में परफॉर्म करेंगे। जब जब तुम्हारी याद आएगी तुम्हारे पास आऊंगा और कहाँ जाऊंगा, यही कहते हुए पहुंच गया देवदास शाहरुख अपनी चंद्रमुखी माधुरी के पास। खबर है कि शाहरुख और माधुरी करेंगे फिल्म फेयर अवार्ड में साथ परफॉर्म। इस देवदास को चंद्रमुखी का सहारा तब मिला जब पारो यानी ऐश्वर्या ने कर दिया उनसे धोखा। ऐश्वर्या ने एक अवार्ड सेरेमनी में शाहरुख के साथ परफॉर्म करने से कर दिया था मना। और अब जब माधुरी से उनकी बात बन गई है तो धक धक गर्ल के साथ सालों बाद ठुमके लगाते हुए नजर आएंगे किंग खान। वैसे माधुरी को हू करने की कोशिश SRK उनके इंडिया आने के बाद से करते आए हैं। I'm so happy she's back and I'm extremely fond of her and love her and it was really nice. मैंने सुना है वो फिल्मिस्तान में ही शूटिंग कर रही हैं तो मैं भी वहीं कर रहा हूँ, तो जब जब मौका मिलेगा मैं तब जाकर उनको परेशान करूंगा। माधुरी को कैमियो की पेशकश की और तो और उनसे मिलने के लिए उनके रियलिटी शो पर भी पहुंच गए थे किंग खान। मैं घुस तो गया था उनके सेट के ऊपर और मिलने के लिए, बट आई डोंट नो, आई हैव नॉट बीन आस्क्ड,
though I would love her to do a guest appearance in my film. और अब शाहरुख ने फाइनली फिक्शन को रियलिटी में बदल दिया है, क्योंकि सब कुछ ठीक रहा तो साथ थिरकेंगे देवदास और उनकी चंद्रमुखी। बस देखना ये है कि इस परफॉर्मेंस पर पारो यानी ऐश्वर्या कितनी तालियां बजाती हैं। मल्लिका शेरावत पर 2006 में बहुत ही रिवीलिंग आउटफिट्स पहनकर डांस करने पर लगा था ऑब्स्सीनिटी का इल्जाम, लेकिन अब 4 साल बाद मल्लिका को इस केस से डिस्चार्ज कर दिया गया है, क्योंकि जजेस को कुछ भी वल्गर नहीं लगा। मल्लिका शेरावत को कोर्ट ने ऑब्सीन केस से डिस्चार्ज कर दिया है। मतलब ये कि अब मल्लिका रिवीलिंग आउटफिट्स पहनकर जमकर कर सकती हैं नए साल की नई शाम पर डांस। मल्लिका की वल्गैरिटी की शुरुआत फिल्म मर्डर से हुई, जिसमें मल्लिका ने कई बोल्ड सीन्स दिए, लेकिन इन सीन्स पर कैंची ना चलाते हुए सेंसर बोर्ड ने सिर्फ ए सर्टिफिकेट देकर मल्लिका को दिखा दी हरी झंडी। बस फिर क्या था, मल्लिका हो गई बोल्ड, और इतनी बोल्ड हो गई कि सारे सोशल नॉर्म्स भी भूल गयी, क्योंकि साल 2006 की रंगीन शाम में रंगीन लाइटों के बीच कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मल्लिका ने क्या पहना है और क्या नहीं। जरा आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन यही डांस मल्लिका को पड़ गया महंगा, क्योंकि एक सोशल एक्टिविस्ट ने मल्लिका पर वल्गैरिटी का केस ठोक दिया। ये केस सेशन कोर्ट में 4 साल तक चलता रहा और अब रिजल्ट मल्लिका के फेवर में आया है, क्योंकि मुंबई के एक डेली की माने तो सेशन कोर्ट ने मल्लिका को इस केस से डिस्चार्ज कर दिया है, क्योंकि जजेस को कुछ भी ऑब्सीन नजर नहीं आया। मतलब ये कि फिलहाल तो मल्लिका चैन की सांस ले सकती हैं और स्टेज पर जमकर कर सकती हैं ये वाला डांस। बाल बाल बचे अक्षय कुमार, क्योंकि न्यूज आई है कि मलेशिया में अक्षय कुमार समुद्र में एक एड शूट कर रहे थे, लेकिन तभी उनके बिल्कुल पास आ गया एक क्रोकोडाइल। फिल्म ब्लू में शार्क्स के बीच आपने बॉलीवुड के खिलाड़ी को खतरों से खेलते हुए जमकर देखा होगा। ऐसी ही समुद्र की लहरों के बीच अक्षय मलेशिया में एक एड शूट के लिए खेल रहे थे, लेकिन इस बार अक्षय का समुद्र के साथ खेलना पड़ गया महंगा, क्योंकि अक्षय एक मगरमच्छ का शिकार होते होते बाल बाल बच गए। दरअसल अक्षय मलेशिया में एक एड को शूट कर रहे थे और कुछ ही दूरी पर मगरमच्छ थे, लेकिन जैसे ही अक्षय ने पानी में छलांग लगाई, एक मगरमच्छ कूदकर अक्षय की तरफ बढ़ गया। अक्षय ने आव देखा न ताव, राफ्ट पकड़ी और पानी से बाहर निकले। अक्षय, इस बार तो सब कुछ ऑल इज वेल रहा, लेकिन अगली बार थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। शिल्पा शेट्टी अब अपने स्पा को चलाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि जब भी आप स्पा में कॉल करेंगे तो आपको शिल्पा की आवाज ही सुनाई देगी। You've been connected to IOSIS MediSpa car. Kindly hold the line. You shall be attended to very shortly. ये आवाज सुनिए आपने, कुछ जानी पहचानी लग रही है आपको। ये है शिल्पा शेट्टी की आवाज। ठीक इसी तरह शिल्पा कर रही है अपने स्पा का प्रमोशन। अपनी टेलीफोनिक वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए शिल्पा अपने कस्टमर्स को न्योता देती है उनके स्पा आने का। शिल्पा का स्पा खुले तो कई साल हो चुके हैं, तो फिर अब शिल्पा को ऐसी प्रमोशन स्ट्रैटेजी की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं शिल्पा चीख चीख कर ये तो नहीं कहना चाह रही कि उनका स्पा अभी भी वर्किंग है और लोग उसमें इनवाइटेड हैं? Well, this can be a reason, क्योंकि हाल ही में खबरें आई थी कि शिल्पा का स्पा बंद होने वाला है। खैर, इस टेलीफोनिक इनवाइट के जरिए शिल्पा ने ये तो बता ही दिया कि शी इज वेरी मच अलाइव इन द स्पा बिजनेस। मनीषा कोइराला का मानना है कि मैरिज इज एक्सट्रीमली ओवररेटेड। वेल, ये कमेंट कहीं उनकी खुद की शादी के लिए तो नहीं। मनीषा कोइराला को मैरिज का कॉन्सेप्ट हाईली ओवररेटेड लगता है और उनका ये भी कहना है कि लोग शादी सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो अकेले न रह जाएं। उनके कमेंट सुन के हमें ये तो पता चल ही जाता है कि उनकी मैरिड लाइफ का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा है। सुनने में तो ये भी आया था कि वो डिवोर्स के बारे में भी सोच रही थी। मैरिज इज वास्टली ओवररेटेड एंड ऑफन पीपल वॉक द आइल merely out of fear of being alone for the rest of their lives। ऐसा क्या हुआ मनीषा के साथ कि उनको इतनी नफरत है मैरिज से?
मनीषा सबको सलाह भी देती हैं कि उनको तब शादी करनी चाहिए जब वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हो। People should come into marriage only when they are staunchly prepared and only when they have the right reasons to marry. क्या प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड नहीं थी मनीषा? और फिर उन्होंने अपनी मैरिज को एक बेस्ट शॉट देने का वादा भी किया। Well, we hope this last best shot of yours works out and hope that your husband is listening to this as well. बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर देव साहब भी हो गए कंफ्यूज जब जूम ने उनसे पूछा कि हु इज योर फेवरेट एंड मोस्ट अट्रैक्टिव बी टाउन लेडी। All actors were important and attractive. They wouldn't be important actors otherwise. Don't let me single out anybody because it's unprofessional. वही अदा, वही अंदाज और चेहरे पर वही रौनक। जी हाँ, 87 years old देव साहब सालों से बॉलीवुड का साथ निभाते आ रहे हैं। And it's still going on. मौका था देव साहब की फिल्म हम दोनों के कलर वर्जन के प्रमोशन का और उसे खुद देव साहब जूम के ऑफिस में प्रमोट करने आए और आते ही अपने ही अंदाज में कह दिया कि खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और बॉलीवुड में तो हर हीरोइन एक से बढ़कर एक है। All actors were important and attractive. They wouldn't be important actors otherwise. Don't let me single out anybody because it's unprofessional. I will not single out anybody. All those who become great actors, great stars, they must be good. That's why they're great. बातों का दौर तो अभी शुरू ही हुआ था और बातों ही बातों में देव साहब ने जूम के बूम के सामने कन्फेस किया कि आज भी लड़कियां उनकी दीवानी है। I was flattered by the world. I had fans. Girls fell for me. Even now they do. हम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं देव साहब और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह बॉलीवुड का साथ सदा के लिए निभाते रहें। मलिका नहीं तो उर्मिला ही सही। जी हाँ, एक रियलिटी शो के 2 एपिसोड्स को बतौर जज शूट करने के बाद अब मलिका को रिप्लेस कर दिया गया है और अब ये शो बॉलीवुड की छमा छमा गर्ल यानी उर्मिला मातोंडकर जज करने वाली हैं। मगर ये सेकंड चॉइस की बात लगता है उर्मिला को पसंद नहीं आ रही। तो पहली बात ये है कि ये गाला एपिसोड्स जो है, इसके पहले जो भी एपिसोड्स है वो ऑडिशन एपिसोड्स हुए हैं। तो ये जो गाला एपिसोड होंगे वो जब मैं आऊँगी तब से शुरू होंगे। तो ये जो सारी टिप्पणियाँ हैं या जो सारे लेबलिंग हैं वो आपका काम है, वो आप कीजिए। और जिसके लिए मैं यहाँ आऊँगी गाला एपिसोड से, जिसकी शुरुआत मुझसे होगी वो मैं करूँगी। वैसे छमा छमा से अपनी डांसिंग स्किल्स दिखा चुकी उर्मिला के पास आजकल कुछ काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी जब उर्मिला को ये स्टेज मिला तो उन्होंने अब बना लिया है खुद को काफी स्टाइलिश। और अगर होती है तो उससे ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लोगों के सामने आ जाती है, भले आप जीन्स और टी शर्ट में हो, कुर्ता में हो या जो भी पहने। भाई हम तो यही कहेंगे उर्मिला, कम से कम आपको भी एक काम तो मिला। After setting the ramp on fire for the past 2 years, India's first and hottest lingerie fashion show, the Triumph Show 2011 is back, and this year the theme is Color Me Pretty. और अपडेट दे रही है हमारी ये स्टोरी। Hot, sexy, sizzling. कुछ यही वर्ड्स आपकी जुबान से निकलेंगे जब आप देखेंगे दिलकश Triumph Show. Because after setting the ramp on fire for the past 2 years, India's first and hottest lingerie fashion show, the Triumph Show 2011 is back. And this year the theme is Color Me Pretty. And the models sizzle on some colourful Bollywood numbers. So don't forget to watch an exclusive coverage of the Triumph Show 2011 on Saturday 29 January at 10 p.m. ये जोर का हॉट शॉट झटका है, इसे देखना भूलिएगा नहीं।